Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 30. In previous lecture 29, we have discussed about second order circuits. A second order circuit is characterized by a second order differential equation. It consists of resistor and the equivalent of two energy storage elements. आपके पास यहाँ पे 4 different types के second order circuits हैं. ये आपके पास सीरीज सेकंड ऑर्डर सर्किट है जिसमें L और C और रजिस्टर आर सीरीज में कनेक्टेड हैं. क्योंकि इसमें स्टोरेज एलिमेंट 2 हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, सो इसको हम कहते हैं ये सेकंड ऑर्डर सर्किट है. इस तरह ये आपके पास पैरेलल सेकंड ऑर्डर सर्किट है. इसमें आपके पास रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों पैरेलली कनेक्टेड हैं. इस सर्किट में आपके पास स्टोरेज एलिमेंट सिर्फ इंडक्टर हैं जिनकी क्वांटिटी 2 है, तो इसको भी हम सेकंड ऑर्डर सर्किट ही कहते हैं. और इसमें आपके पास स्टोरेज एलिमेंट सिर्फ कैपेसिटर्स हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बिकॉज दिस इज़ क्रूशियल टू एनालाइज सेकंड ऑर्डर सर्किट्स. परहैप्स द मेजर प्रॉब्लम students face in handling second order circuit is finding the initial and final conditions on circuit variables. Students are usually comfortable getting the initial and final values of V and I, but often have difficulty finding the initial values of their derivatives like dV by dt and di by dt. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ 1-2 सर्किट्स हमने एनालाइज किए थे जिसमें हमने इनिशियल वैल्यूज़ फाइंड की थी और हमने उन इनिशियल वैल्यूज़ के डेरिवेटिव्स भी फाइंड आउट किए थे. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट. सो सपोज ये आपके पास एक RLC सर्किट है और इसमें आप देख सकते हैं कि सोर्स वोल्टेज कोई भी नहीं है. तो इसमें जो आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर हैं, इनमें जो इनिशियल करंट और वोल्टेज स्टोर होगी दैट विल बेसिकली एक्साइट द सर्किट. तो हम देखते हैं कि सर्किट कैसे बिहेव करता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटर में इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड कौन सी है. सो एज वी नो the formula for voltage across the capacitor, that is equal to 1 by C minus infinity to 0 I dt, and suppose V naught is the initial energy stored in the capacitor. इसी तरह अब हम इंडक्टर की बात करते हैं. इसी तरह हम इंडक्टर की बात करते हैं. सो करंट थ्रू द इंडक्टर इज I naught and this is the initial energy stored in the inductor. So this is equation 1 and this is equation 2. अब इस सर्किट में RLC सर्किट में हम KVL अप्लाई करते हैं. सो बाय KVL वी कैन राइट RI प्लस LdI by dt प्लस 1 by C integral limit is from minus infinity to t I dt is equal to 0. So Ri is the voltage across the resistor, L di by dt is the voltage across the inductor, and I by C integral I dt is the voltage across the capacitor. So इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 3. सो अब क्योंकि इस इक्वेशन में आपके पास इंटेग्रल है, इंटेग्रल को एलिमिनेट करने के लिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो आपके पास
आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव आपके पास इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी आई बाई डी टी प्लस आई बाई एल सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने हर टर्म का डेरिवेटिव लिया है और फिर इस डेरिवेटिव लेने के बाद इक्वेशन को रीअरेंज किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ। सो दिस इज़ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और हमारा इसमें जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इनिशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे करंट होना चाहिए, करंट थ्रू द इंडक्टर, और दूसरा उस करंट का डेरिवेटिव। हमारे पास जो पहली इनिशियल कंडीशन है दैट इज आई ऑफ 0 इज इक्वल टू आई नॉट, और दूसरी इनिशियल कंडीशन को अब हम फाइंड आउट करते हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन, तो यहाँ पे मैं अब इनिशियल कंडीशंस लिखता हूँ। सो आपके पास जो पहली इनिशियल कंडीशन है दैट इज आई ऑफ 0 इज इक्वल टू आई नॉट, और दूसरी इनिशियल कंडीशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आर आई ऑफ 0 प्लस एल डी आई ऑफ 0 बाई डी टी प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को आप जब रीअरेंज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन की फॉर्म ये आ जाएगी डी आई ऑफ 0 बाई डी टी इज इक्वल टू -1 बाई एल आर आई ऑफ नॉट प्लस वी नॉट। सो इसको मैं इक्वेशन 5 कह देता हूँ। तो आपके पास एक इनिशियल कंडीशन ये आ गई है और दूसरी इनिशियल कंडीशन हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 इनिशियल कंडीशंस फाइंड आउट कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ। जो हमारे पास इक्वेशन 4 बनी थी दैट वाज डी स्क्वायर आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल डी आई बाई डी टी प्लस आई बाई एल सी इज इक्वल टू 0। एंड हमने जब फर्स्ट ऑर्डर सर्किट हम एनालाइज कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि आपके पास जो पॉसिबल सॉल्यूशन होता है दैट इज I is equal to a exponential st. So this is the solution for first order circuit. where a and s are constants और इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। सो इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी
आई की जगह मैं इसकी वैल्यू ए एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर एस टी पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ए एस स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एस टी प्लस ए आर बाई एल एस एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू पावर एस टी प्लस ए बाई एल सी एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर एस टी इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है और इस इक्वेशन में से मैं ए एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर एस टी को कॉमन ले लेता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 बाई एल सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 7। सो अब आपके पास जो पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन आ रहा है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। सो दैट इज एस स्क्वायर प्लस आर बाई एल एस प्लस 1 बाई एल सी। Since we know that I is equal to a exponential e raised to power st is the assumed solution we are trying to find, so only the expression in the parentheses can be 0, so इसको हम 0 पुट कर सकते हैं। so ये आपके पास एक अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास पीछे हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट की है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 8a। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास इसके रूट्स आएंगे S1 इज इक्वल टू माइनस आर बाई 2l प्लस अंडर रूट आर बाई 2l स्क्वेयर माइनस 1 बाई एल सी एंड root s2 is equal to minus r by 2l minus under root r by 2l square minus 1 by lc। अब ये इसके दोनों रूट्स कैसे आए हैं, ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफएससी में सॉल्व की होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो यहाँ पे आपके पास जो इसके रूट्स बनेंगे x1 x2 दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास यहाँ पे a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी r बाई एल और c की वैल्यू आपके पास आएगी 1 बाई एल सी। सो इस इक्वेशन में आप a, b और c की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये दो रूट्स की वैल्यूज आ जाएंगी, ये s1 की वैल्यू और ये s2 की वैल्यू होगी। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ 9a और इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ 9b। इन रूट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं s1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस
अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड S2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस omega naught square. So this is the more compact way of expressing the roots S1 and S2. So इस equation को मैं कह देता हूँ equation 10. So equation 10 में आपके पास जो अल्फा था that is equal to R by 2L and जो omega naught था that is equal to 1 by under root LC. So this is equation number 11. अब आपके पास जो दो रूट्स आए थे S1 and S2, they are called natural frequency S1 और S2 आपके पास एक्चुअली नेचुरल फ्रिक्वेंसीज होती हैं और इसको हम मेजर करते हैं नेपर पर सेकंड में। जो ओमेगा नॉट है दैट इज द रेजो जो ओमेगा नॉट है दैट इज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और इसको हम अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। और इसको हम मेजर करते हैं इन द यूनिट ऑफ रेडियन पर सेकंड। और जो आपके पास अल्फा है दैट इज द नेपर फ्रिक्वेंसी या इसको हम डैम्पिंग फैक्टर भी कहते हैं। और इसको हम मेजर करते हैं इन द यूनिट्स ऑफ नेपर पर सेकंड। सो इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड ओमेगा नॉट, इक्वेशन 8 can be written as S square plus 2 alpha S plus omega naught square is equal to 0. तो इसमें जो वेरिएबल हैं S and W दे आर वेरी इम्पोर्टेंट और इनको हम फ्यूचर में देखेंगे कि इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सर्किट के ऊपर। तो इसको मैं इक्वेशन कह देता हूँ इक्वेशन 8b। इक्वेशन 8b को मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ दैट वाज S स्क्वायर प्लस 2 अल्फा S प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें आपके पास जो वेरिएबल्स हैं S एंड ओमेगा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और फ्यूचर में हम देखेंगे कि इनका सर्किट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी उसके लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आई थी S की वो दो थी। इक्वेशन 8b को मैं
यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ एस स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा एस प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर, वेयर एस एंड ओमेगा आर वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स, और इनका इम्पैक्ट हम सर्किट के ऊपर फ्यूचर में देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एस की 2 वैल्यूज़ आई थी, तो इट शोज दैट देयर आर 2 पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर करंट I। सो हम लिख सकते हैं I1 is the first solution, that is equal to A1 exponential raised to power S1t, and I2 is equal to A2 exponential raised to power S2t। ये आपके पास रूट S1 है और ये आपके पास रूट S2 है। अब यहाँ पे मैं इक्वेशन 4 को रीराइट करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास इक्वेशन आई थी टी स्क्वेयर आई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस आर बाई एल डी आई बाई डी टी प्लस आई बाई एल सी इज इक्वल टू 0। Since this equation is a linear equation, any linear combination of 2 distinct solutions I1 and I2 is also a solution of this equation. So a complete or a total solution of this equation would therefore require a linear combination of I1 and I2. So जो हमारे पास नेचुरल रिस्पांस होगा सीरीज आरएल सर्किट का वो कुछ इस तरह का होगा। आई एफ टी इज इक्वल टू A1 एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर S1t प्लस A2 एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर S2t। सो ये आपके पास जो है दैट इज द नेचुरल रिस्पांस ऑफ सीरीज RLC सर्किट। इसको मैं क्वेश्चन 12 कह देता हूँ और इसको मैं क्वेश्चन 13 कह देता हूँ। और यहाँ भी आपके पास जो कांस्टेंट हैं A1 और A2, इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग इनिशियल वैल्यूज I of 0 and di of 0 by dt। जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस आई थी, एक हमारे पास आई थी I of 0 that is equal to I0, और दूसरी हमारे पास इनिशियल कंडीशन आई थी di of 0 by dt is equal to -1 by L into R I0 plus V0। सो इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके हम कांस्टेंट A1 और A2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो हमारे पास इक्वेशन 10 आई थी उसको मैं रीराइट करता हूँ यहाँ पे। सो जो इक्वेशन 10 थी दैट वाज S1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड S2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हम 3 केसेस बना सकते हैं और हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर 1 इज इफ अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। सो इन दिस केस हमारे पास ओवर डैम्प्ड केस बनेगा। नंबर 2, if
अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। सो इस सूरत में हमारे पास क्रिटिकली डैम्प्ड केस आ जाएगा, एंड इफ अल्फा इज लेस देन omega naught, then we will be having underdamped case. So ये हमारे पास मैक्सिमम 3 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। अब हम हर केस को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरडैम्प्ड केस की, व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। सो एज वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू r/2l एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। सो व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, इट मीन्स r/2l is greater than 1/√LC. So दोनों टर्म्स का स्क्वायर ले लें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा r²/4l², और यहाँ आपके पास आ जाएगा सिंपली LC, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। So this implies r² divided by 4l greater than 1/c, क्योंकि यहाँ पे आपके पास l इससे l से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन ये बचेगी, एंड दिस implies C is greater than 4l/r². So in this case the response is I of t is equal to a1 exponential raised to power s1t plus a2 exponential raised to power s2t। तो आपके पास ये रिस्पॉन्स आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रूट्स होंगे वो नेगेटिव और रियल होंगे, और इनको आप डिटरमिन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10। सो इक्वेशन 10 जो हमने देखी थी वो ये थी। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरडैम्प्ड केस की। एज वी नो दैट अल्फा इज इक्वल टू r/2l एंड ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC, and we also know that S1 is equal to minus alpha plus under root alpha square minus omega naught square, and S2 is equal to minus alpha minus under root alpha square minus omega naught square. So overdamped case में alpha is greater than omega naught, so यहाँ हम लिख सकते हैं alpha greater than omega naught। इसमें alpha की वैल्यू पुट कर देते हैं r/2l, और यहाँ ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/√LC। दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा r²/4l², यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/LC। L इस एक L से कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इम्प्लाइज C इज ग्रेटर देन 4l/r²। तो
तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो जब आपके पास अल्फ़ा ओमेगा नॉट से ग्रेटर होगा तो आपके पास, क्योंकि S1 और S2 दोनों में आपके पास ये टर्म सेम है, सो जब कभी आपके पास अल्फ़ा ओमेगा नॉट से ग्रेटर होगा तो आपके पास जो रूट्स हैं S1 एंड S2 ये दोनों नेगेटिव और रियल होंगे, और आपके पास जो रिस्पांस होगा, जो सोल्यूशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू I of t is equal to a1 exponential raised to power s1 t plus a2 exponential raised to power s2 t। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, एंड दिस सोल्यूशन इंडिकेट्स दैट as time increases, सो ये आपके पास पहले करंट की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचेगी, और देन विद द इंक्रीज ऑफ टाइम आपके पास करंट की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम आएगा कि ये ज़ीरो को अप्रोच करेगी। So this is the graphical representation of this solution। अब हम बात करते हैं second case की, which is critically damped case, and in this case alpha is equal to omega naught। So मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, as we know that alpha is equal to r by 2l and omega naught is equal to 1 by LC under root। So critically damped case में आपके पास ओमेगा नॉट और अल्फ़ा ये इक्वल होते हैं, सो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फ़ा की जगह r by 2l और ओमेगा नॉट की जगह 1 by LC अंडर रूट। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 by LC, और ये आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर। सो l यहाँ पे एक l से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4l by r स्क्वायर के इक्वल। और हम ये भी जानते हैं कि रूट S1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड S2 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा माइनस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो जब आपके पास अल्फ़ा और ओमेगा नॉट इक्वल होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस तरह ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो पूरी टर्म है ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, इस तरह ये टर्म भी ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। तो आपके पास S1 जो है वो S2 के इक्वल आ जाएगा, एंड विच इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं r by 2l। सो S1 और S2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस r by 2l। सो इस केस में आपके पास जो सोल्यूशन होगा दैट इज I of t is equal to a1 exponential raised to power minus alpha t plus a2 exponential raised to power minus alpha t। और क्योंकि अब आपके पास ये दोनों सेम हैं तो हम इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a2 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस अल्फा t, एंड a1 प्लस a2 को हम एक और नाम दे देते हैं a3। तो हमारे पास इक्वेशन की फाइनल फॉर्म ये आ जाएगी।
और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि A3 A1 प्लस A2 के इक्वल आ गया था, and this cannot be the solution because the two initial conditions cannot be satisfied with a single constant A3. So our assumption of an exponential solution is incorrect for the special case of critical damping. So यहाँ पे मैं equation 4 को दोबारा लिखता हूँ. सो हमारे पास इक्वेशन 4 ये थी डी स्क्वेयर आई बाई डी टी स्क्वेयर प्लस आर बाई एल डी आई बाई डी टी प्लस आई बाई एल सी इज इक्वल टू 0. सो जब हमारे पास अल्फ़ा जो है वो अल्फ़ा नॉट के इक्वल हो गया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी आर बाई 2l के इक्वल. सो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को अल्फ़ा की फॉर्म में लिखते हैं अब. सो ये इक्वेशन मॉडिफाई होके हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी. यहाँ पे आर बाई एल की जगह मैंने पुट कर दिया 2 अल्फ़ा और यहाँ पे 1 बाई एल सी की जगह मैंने पुट कर दिया है अल्फ़ा स्क्वायर. और आपके पास जो करंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा. ये जो आपके पास 2 अल्फ़ा है वो तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आर बाई एल और जो आपके पास ओमेगा नॉट है दैट इज इक्वल टू 1 by under root LC. So as we know that it is equal to alpha, so we can write it alpha is square is equal to 1 by LC. तो ये अल्फ़ा स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है. अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी बाई डी टी टी आई बाई डी टी प्लस अल्फ़ा आई प्लस अल्फ़ा डी आई बाई डी टी प्लस अल्फ़ा आई इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया है. एंड इफ वी लेट f इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी प्लस अल्फ़ा आई, सो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं. सपोज इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ दिस इज इक्वेशन 16 एंड दिस इज इक्वेशन 17. सो जब इक्वेशन नंबर 17 को हम इक्वेशन 16 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी एफ बाई डी टी प्लस अल्फ़ा एफ इज इक्वल टू 0. उसको मैं रीराइट करता हूँ यहाँ पे डी एफ बाई डी टी प्लस अल्फ़ा एफ इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सपोज द सॉल्यूशन फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू a1 exponential raised to power minus alpha t, where a1 is the constant. So then हमारे पास क्योंकि ये इक्वेशन 17 थी सो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 17 को डी आई बाई डी टी प्लस अल्फ़ा आई and this is equal to
a1 एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा t। हमारे पास जो f की वैल्यू आई थी दैट वाज di बाय dt प्लस अल्फ़ा आई। सो इस सोल्यूशन में हमने ये f की वैल्यू पुट कर दी है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा t से। तो आपके पास जो नई फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन की कुछ इस तरह होगी, एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा t डी आई बाई डी टी प्लस एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा t इंटू अल्फ़ा इज आई इज इक्वल टू a1। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 18 कह देता हूँ। सो इक्वेशन 18 कैन बी रिटन एज d बाई डी टी एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा t इंटू आई इज इक्वल टू a1। अगर इसको दोबारा एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अल्फ़ा t आई इज इक्वल टू a1t प्लस a2। और यहाँ से i की वैल्यू अगर हम निकालें तो i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a1 इंटू टी प्लस a2, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा t आ जाएगा आपके पास। तो इसको मैं इक्वेशन 19 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन 20 कह देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो a2 है ये एक और कांस्टेंट आ गया है हमारे पास, और यहाँ पे जो a2 है दिस इज अनदर कांस्टेंट। So, the natural response of the critically damped circuit is a sum of two terms, a negative exponential and a negative exponential multiplied by a linear term। अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूँ तो आप देखेंगे कि ये बन जाएगा a2 इंटू एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा t प्लस a1 t into exponential raised to power minus alpha t। So this is the negative exponential and this is the negative exponential multiplied by a linear term t। So ये आपके पास critically damped केस का solution आ जाएगा। और ये फिगर जो है that is showing the critically damped case, and in fact it is a sketch of I of t is equal to t exponential raised to power minus alpha t which reaches a maximum value of e raised to power minus 1 by alpha at t is equal to 1 by alpha। जब आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू 1 बाई अल्फ़ा पुट करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू मैक्सिमम पॉइंट तक चली जाएगी और उसके बाद ये फिर डिके होती होती ज़ीरो तक पहुंच जाएगी। अब हम बात करते हैं अंडरडैम्प्ड केस की, व्हेन अल्फ़ा इज़ लेस देन ओमेगा नॉट। So again we know that alpha is equal to r by 2l and omega naught is equal to 1 by LC under root। So underdamped केस में आपके पास क्योंकि alpha is less than omega naught तो इसमें हम alpha की वैल्यू पुट करते हैं r by 2l, यहाँ पे omega naught की वैल्यू पुट कर देते हैं और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे
तो यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे L और एक L कैंसिल हो जाएगा और आपके पास C जो है दैट इज़ नाउ लेस देन 4L/r स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि S1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड S2 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा माइनस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपके पास इस केस में, अंडर डैम्प्ड केस में, जो रूट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। S1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस जे ओमेगा डी एंड S2 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा माइनस जे ओमेगा डी, क्योंकि इस केस में आपके पास अल्फ़ा लेस देन ओमेगा नॉट है, और जब आपके पास अल्फ़ा लेस देन ओमेगा नॉट होगा तो आपके पास जो रूट्स होंगे उसमें इमेजिनरी पार्ट भी होगा। तो यहाँ पे जो J है दैट इज इक्वल टू -1 अंडर रूट एंड ओमेगा D इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अंडर रूट, और इसको हम कहते हैं डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। और जो हमारे पास ओमेगा नॉट और ओमेगा डी हैं, these are natural frequencies because they help determine the natural response. ओमेगा नॉट को हम अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, जबकि जो ओमेगा डी है दैट इज डैम्पिंग नेचुरल फ्रिक्वेंसी। So the natural response in this case is equal to A1 exponential raised to power minus alpha minus j omega d into t plus A2 exponential raised to power minus alpha minus plus j omega d into t। सो इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस अल्फा टी A1 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर j ओमेगा डी टी प्लस A2 एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस j ओमेगा डी टी। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। एज वी नो द आइलर आइडेंटिटीज दैट इज ए जे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा एंड ए माइनस जे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। सो इन दोनों आइडेंटिटीज को हम कहते हैं आइलर आइडेंटिटीज। सो इसको यूज करते हुए हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म कुछ इस तरह आ जाएगी। आई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस अल्फा टी A1, और इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos ओमेगा डी टी
प्लस j sin ओमेगा dt प्लस a2 cos ओमेगा dt माइनस j sin ओमेगा dt। सो इसको थोड़ा सा और हम रीअरेंज करें तो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस अल्फा t a1 प्लस a2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा cos ओमेगा dt प्लस j a1 माइनस a2 sin ओमेगा dt। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है a1 प्लस a2 इसको हम b1 से रिप्लेस कर देते हैं, और जो कांस्टेंट है a1 माइनस a2 इसको हम b2 से रिप्लेस कर देते हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन की सोफिस्टिकेटेड फॉर्म आ जाएगी a माइनस अल्फा t b1 cos ओमेगा dt प्लस b2 sin ओमेगा dt। सो ये आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा। सो अंडर डैम्प्ड केस में आपके पास सोल्यूशन ये आएगा आई एफ टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी b1 cos ओमेगा dt प्लस b2 sin ओमेगा dt। और अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो आपके पास यहाँ पे cos फंक्शन और sin फंक्शन प्रेजेंट है। So it is clear from this solution that the natural response for this case, under damped case, is exponentially damped and oscillatory in nature. So आप देख सकते हैं इस फिगर में कि आपके पास जो solution है वो exponentially decay भी कर रहा है और oscillatory nature का भी है, और विद इंक्रीज ऑफ टी ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। सो अब हम बात करते हैं क्यू पॉइंट्स की फॉर द सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट। तो जैसे भी हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है फॉर सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी सर्किट, तो उसमें अगर आप इंडक्टर करंट फाइंड आउट कर लें तो जो बाकी क्वांटिटीज़ हैं सच एज इंडिविजुअल एलिमेंट्स वोल्टेज कैन इजली बी फाउंड। फॉर एग्जांपल द रेजिस्टर वोल्टेज इज V is equal to IR and the inductor voltage is equal to LdI by dt। तो क्योंकि हमारे पास जो रिस्पॉन्स है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ करंट, तो यहाँ आप उस करंट की वैल्यू पुट करके वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे उस करंट की वैल्यू पुट करके वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने जो करंट है आई एफ टी इसको हमने सेलेक्ट किया है इन दिस केस आवर रिस्पॉन्स, because we know that the inductor current is always continuous। so आपके पास IF0 प्लस IF0 माइनस के इक्वल होता है, क्योंकि इसमें अब्रप्ट चेंज नहीं आता है, तो इसीलिए हमने इंडक्टर करंट को एज अ सर्किट रिस्पॉन्स लिया है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू सोर्स फ्री सीरीज पैरेलल। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू सोर्स फ्री सीरीज RLC सर्किट। सो एग्जांपल इज इन द फॉलोइंग फिगर
R is equal to 40 ohm, L is equal to 4 Henry, and C is equal to 1/4 farad. Calculate the characteristic roots of the circuit. Is the natural response overdamped, underdamped, or critically damped? So as we know that alpha is equal to R/2L and omega naught is equal to 1/√LC. सो इसमें जब हम R की वैल्यू 40 पुट करेंगे और L की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 5. अब हम ओमेगा नॉट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे L की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 1/4 है और इसका अंडर रूट, जिसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1. सो आपके पास जो रूट्स हैं S1 और S2 वो आ जाएंगे माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा नॉट माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल. तो इसमें अल्फ़ा और ओमेगा नॉट की वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास S1 और S2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा. और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास S1 की वैल्यू आ जाएगी -0.101 और S2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -9.899. सो अल्फ़ा और ओमेगा नॉट की वैल्यू से हमने देखा है कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट. सो in this case response is overdamped. और ओवरडैम्प्ड केस में हमने देखा था कि आपके पास जो रूट्स होते हैं वो एक्चुअली रियल और नेगेटिव होते हैं. तो आपके पास क्योंकि रूट्स नेगेटिव और रियल हैं सो ये भी शो कर रहा है कि आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो ओवरडैम्प्ड है. सो दिस एग्जांपल ब्रिंग्स अप द एंड ऑफ द लेक्चर. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और RLC सर्किट्स को स्टडी करेंगे. सो टिल देन अल्लाह हाफिज़.